नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं जे टेक एंड एजुकेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर हिस्ट्री। पिछले मैंने जो वीडियो अपलोड किए जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल से लेकर कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उसे इंट्रोड्यूस करवाया। कंप्यूटर की मेमोरी आपको मैंने बताया, कंप्यूटर की जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि कंप्यूटर हिस्ट्री क्या होती है। और कंप्यूटर हिस्ट्री एक हम बेसिक लेवल से जो कंप्यूटर आप लोग जो आज के युग में जो कंप्यूटर आप चलाते हो। चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री ऐसा इतिहास है जो कंप्यूटर के विकास को दर्शाता है। यदि मैं कंप्यूटर के विकास की चर्चा करूँ तो आपको सबसे पहले आपको कुछ स्लाइड दिखाई दे रही होगी। मैं स्लाइड को एक बार आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये अबेकस की स्लाइड दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको फिर ये स्लाइड रूल, चार्ल्स बेबेज, हर्मन होल्डिट और ये कुछ आपको एक सीक्वेंस जो पीढ़ी के बारे में ये जो टाइटल है मेरा आपको उसमें समझ में आ रहा होगा। इससे मैं आपको समझाने की कोशिश, थोड़ा सा आगे चलते फिर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम अब कंप्यूटर इतिहास के पहले शुरुआती दौर की बात करते हैं। शुरुआती दौर की चलिए, मान लो आप कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहे हो। ये कंप्यूटर है आपका, इसके ऊपर ये सीपीयू है आपका और ये माउस है आपका। यदि आप कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहे हो तो आपको यदि मान लो गेम खेलना है, आपको वीडियो देखना है, आपको डॉक्यूमेंट करना है, टाइपिंग करना है, कुछ भी करना है तो आप इजी तरीके से क्या करते हो, इस पे काम कर सकते हो। पर पुराने समय में दोस्तों ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में आपको कुछ भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती, आपको किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल के लिए आपको यदि कोई चीज़ गिनना हो, कुछ करना हो तो मेजरमेंट करना हो तो काफ़ी क्या करते थे, मेजरमेंट कैसे करते थे और किसी सामने तो जब भी तो कैसे गिनेगा। तो उसके पास में जो व्यंजन रहते थे क्या रहती थी, एक रस्सी रहती थी। रस्सी की सहायता से वो गिनता था और कुछ गिनना हो रस्सी की सहायता से वो गिनते थे। उसके बाद में दोस्तों वो क्या करते थे, कंकड़ दिख रहे आपको, कंकड़ पत्थर हाथ की उंगलियों से, मतलब ये सारी की सारी चीज़ों क्या करते थे, वो गिनते थे। क्या करना पड़ता उनके रहन सहन में, हमारे रहन सहन में ज़मीन आसमान का फर्क था। वो क्या करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे या तो फिर रस्सी का इस्तेमाल करते थे या तो फिर गिनना है तो कंकड़ पत्थर हाथ की उंगलियों से गिनते थे। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और वैसे गिन के फिर वो क्या करते थे, मेजरमेंट का सहारा लेते थे। तब जाके वो चीज़ों को क्या करते थे, सीधा तो मतलब वो तब जाके चीज़ों को क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे और समझ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अबेकस। अबेकस ने को पहली कैलकुलेशन मशीन दी। ये दिख रहा है आपको अबेकस ने दुनिया को पहली कैलकुलेशन मशीन दी, जिसका नाम से यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा अबेकस, ये दिख रहा हो। अबेकस ने दुनिया को पहली कैलकुलेशन मशीन दी। अबेकस ने जो लोगों की सहायता कर सकते, मतलब उसकी कैलकुलेशन को आसान बना सके, इसलिए अबेकस के जो कैलकुलेटर को है दुनिया का पहला कैलकुलेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था इन्होंने पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था। ठीक है, उसमें क्या करती थी ये अबेकस, एडिंग मशीन करती थी, सब्ट्रैक्शन करती थी और आसानी से तेज कार्य करने का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कुल मिला के बात है कि इस पे कैलकुलेशन होता था। इसमें हम प्लस करते थे, इसके अंदर हम माइनस करते थे। किससे करते थे, अबेकस से। अबेकस के कैलकुलेशन डिवाइस से लगभग होकर सीधा माइक्रो प्रोसेसर पे आया। क्यों आया, क्योंकि उसका एक शुरुआती दौर था कि आपको पहले लकड़ी का पत्थर दिखा, उसके बाद में हमारा जॉन नेपियर आया, स्लाइड रूल आया, ब्लेज पास्कल आया, जेकार्ड लूम आया, जेकार्ड लूम के बाद में चार्ल्स बेबेज के बाद में हर्मन होल्डिट, फिर जाके हमको एक मॉडर्न कंप्यूटर की जो रूपरेखा है वो मिली। पर हम उसको 1 to 1 सीक्वेंस करके समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना योगदान इस कंप्यूटर को बनाने में दिया है। क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट तो बना नहीं है, उसकी एक श्रृंखला रही है। उस श्रृंखला के हिसाब से कंप्यूटर क्या हुआ है हमें मिला आ जाए। अब हो आगे अबेकस ने और चीज़ें क्या की थी, उसको कैलकुलेशन के लिए क्या बताया था, मैं आपको और एक बता देता हूँ। जब अबेकस आया तो अबेकस ने क्या किया, 2500 साल पहले, मैंने पहले बताया कि 2500 साल पहले अबेकस आया था। उसने एक लकड़ी की सी छड़ बनाई थी और छड़ बनाने से क्या करता था, इसमें एक पैनल थे, जैसे पैनल मतलब ये ऐसे रिंग थे, रिंग दिख रहे हैं आपको, ऐसे रिंग। अब इसको ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3,
ये 4, मतलब इसको इकाई बोलते थे, इसको दहाई बोलते थे, इसको सैकड़ा बोलते थे, इसको 1000 10,000। जब वो काउंट करते थे तो इस जो लकड़ी के जो ये रिंग है इसके अंदर में ऊपर नीचे, ये ऊपर भी दिख रहे हैं आपको, नीचे भी दिख रहे हैं, ये लकड़ी के रिंग को क्या करते थे, वो काउंट करते थे। और काउंट करके जैसे भाई किसी को गिनना है तो फिर इधर से उधर गिनने के बाद में जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो ऐसे काउंट करने के बाद में क्या करते थे, चीज़ों को कैलकुलेशन करते। इसलिए इसको अबेकस का जो कैलकुलेशन है वो आसान था। और ये कैलकुलेशन सबसे यदि आप देखोगे तो ये जो कैलकुलेशन है, ये मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस आज भी चीन, जापान, एशिया के अनेक देशों में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें आई वहाँ से थी, क्योंकि चीन जापान ही इसके आविष्कारक थे। उसके बाद में दोस्तों आया है, कौन आया, उसके बाद में जो आया हमारा जॉन नेपियर। जॉन नेपियर बोन्स के बारे में यदि चर्चा करूँ तो इन्होंने क्या है, हाथियों के दांतों के हड्डियों से उन्होंने एक सारणी बनाई। इस सारणी का नाम है जॉन नेपियर बोन्स। नेपियर्स बोन्स मतलब हड्डियों से बना हुआ एक चार्ट। ऐसा चार्ट बनाया दोस्तों उन्होंने कि जिसमें क्या आप कर सके, गुना भाग, है ना, गुना भाग जोड़ घटाव जो है ना, इससे हम कर सकते थे। जॉन नेपियर ने भी अपनी अहम भूमिका इसमें बनाई है। क्या बताया उसने, जॉन नेपियर ने बताया कि देखो इन्होंने कब किया था दोस्तों, 1617 में जॉन नेपियर बोन ने ये आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे चलते। जॉन नेपियर बोन्स की सारणी देख लो दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगी। इसमें आपको कैसे समझ में आएगी मैं बताता हूँ आपको। जॉन नेपियर बोन ने जब ये सारणी बनाई, उसने क्या बताया कि यह गणना यंत्र है, गुना आधारित है, जिसमें कि गुना करना आसान होता था। इसका उपयोग जोड़ना, गुना, भाग करना, बड़ी संख्याओं जैसे लॉगरिथम वाले सवाल को, कठिन गणित को कम से कम समय में करना था। देखो दोस्तों, पहले तो बताओ, जब अबेकस आया तो अबेकस ने जोड़ने घटाने वाली चीज़ों को बनाया, और जोड़ने घटाने वाली चीज़ों को बनाने से उसको क्या हुआ कि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो गया था। उसके बाद कौन आया, नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन ने क्या बताया, नेपियर बोन ने दोस्तों ये बताया कि कैसे हम कैलकुलेशन को गुना भाग, जैसे गुना कर सकते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ये बताने वाला कौन था, ये बताने वाला था जॉन नेपियर। वीडियो बनाऊंगा, सेशन लाऊंगा, उसमें आपको डिटेल A to Z उसके ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि यदि मैं उनका डिटेल में आपको चर्चा करने बताऊंगा तो अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चले, ताकि आपको हेल्पफुल हो। और आपको यदि इसको और डिटेल में सीखना है कि इनके चार्ट के माध्यम से कैसे डिटेल में काम करते थे, तो मैं आपके लिए इसका सेपरेट वीडियो हर जो वैज्ञानिक है उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप आइए चलिए चलते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उन्होंने क्या किया, जॉन नेपियर बोन ने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक सर्कल में बताता हूँ आपको, एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे गुना है 2 3 और इसका गुना करना है मेरे को 2 से। अब एग्जाम्पल के लिए आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे, और 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहे। अब 2 को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2 का टेबल को हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 का फाड़ा हम कहाँ तक गिनेंगे, 3 तक। तो ये 2 कहाँ तक है, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3, ये दिख रहे हैं आपको, मतलब 2 का टेबल कहाँ तक जाएंगे हम, 3 तक जाते जाते, मतलब 3 संख्या तक जाते जाते क्या आया हमारे पास में, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। उसके बाद में मान लो कि हम 6 लिख रहे हैं, और 2 का फाड़ा हम 2 तक लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, जैसे 2 को हम यहाँ पे 2 तक आए तो ये 2 तक आए, तो यह आए तो कितने आए, 4। ऐसे ये टेबल काम करता था। सेम इसमें ये प्लस करने में भी काम करता था, सेम इसमें गुना में भी, भाग में भी, सारी चीज़ों में काम करता है। इस तरीके से जॉन नेपियर ने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए हम आगे वैज्ञानिकों को समझते हैं, देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद आया स्लाइड रूल के बारे में यदि आपको बाद में चर्चा करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्लाइड रूल ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि स्लाइड रूल जब आया तो ये एक, इसमें आपको बताऊँ तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होती थी, जो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव और ऐसे सवालों को, थोड़े से ये हार्ड सवालों को करना ही इसके लिए आसान होता था। सन 1620 में विलियम ऑथरेट जो इसके गणितज्ञ थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, और स्लाइड रूल के इन्वेंशन के रूप में इसको जाना जाता है। अब एक काम कैसे करते थे मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, और ये क्या क्या है ये आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपको जो दिख रही है, ये सबसे पहले इसको बोलते हैं बेटा फ्रेम बॉडी। क्या बोलते हैं, फ्रेम या बॉडी, मतलब ये इसकी बॉडी है जो ऊपर दिखाई दे रही है। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है,
इसको बोलते हैं हम, ये वाले पोर्शन को बोलते हैं स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स। स्ट्रिप मतलब ये आगे पीछे मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है, तब ये काम आता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये मतलब इनके बीच में घूमता है, इसको बोलते हैं हम स्लाइडर। क्या बोलते हैं? स्लाइडर। मतलब जहाँ भी संख्या हमको एक्यूरेट लानी हो तो इस स्लाइडर को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो संख्या इससे एक्यूरेट आ जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यदि आपको पता करना हो स्लाइडर के बाद में, तो ये हेयर लाइन, इसके बीच में अंदर एक हेयर लाइन है। हेयर लाइन मतलब ये पॉइंट को डोनेट करती है, जहाँ पे जाएगी ये हेयर लाइन बोलते हैं इसको। ये जहाँ पे जाएगी तो एक्यूरेट बताएगी कि हाँ ये लाइन में इसका कैलकुलेशन है। अब दोस्तों होता क्या था कि आपको ये स्लाइड रूल में होता क्या था, स्लाइड रूल को बनाने का मकसद ये था कि इसमें हम बड़े बड़े जैसे स्क्वायर करना हो, आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल करना हो, आपको लॉगरिथम वाले सवाल करना हो, तो इस सवाल से थोड़ा सा जानना आसान होता था। क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड के ऊपर देखो यहाँ पे ए दिखेगा, आपको बी दिखेगा, सी दिखेगा और डी दिखेगा। यहाँ से ए बी सी डी जहाँ पे ये स्लाइड जाती थी, वहाँ पे ये संख्याओं को क्या गुना भाग करना, इन स्केल के ऊपर ही सारे इसके चिन्ह दिए गए थे, इसके ऊपर ही इसको काउंट किया जाता था। यदि आपको इसका डिटेल में सीखना है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरा डीप में बताऊँगा, ताकि आपको पता चल जाए। अभी आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए हम चलते हैं हमारे आगे की ओर, ताकि हम समझ सके। और स्लाइड रूल के बाद में आया था हमारा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे। यदि मैं इनकी जीवनी के ऊपर चर्चा करूँ तो काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है। और जो पहला, जैसे बोला जाता है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में, यदि पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में यदि किसको बात करते हैं तो हम ब्लेज पास्कल को ही बोला जाता है। और कैलकुलेटर बनाने का श्रेय भी इनको जाता है। यदि ये कैलकुलेटर नहीं बनाते तो हम आगे के जो नींव है नहीं रख पाते। याद रखना, ब्लेज पास्कल की अपनी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो पास्कल का थोड़ा सा एक अपन जीवन परिचय या जीवन सारणी देख लेते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हल्का है, ज़्यादा कुछ डिटेल में ये देखेगी नहीं। पास्कलाइन इनको बोलते हैं, इन्वेंटेड 1642 में इन्होंने बनाया था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हालांकि दोस्तों उन्होंने ये जो ब्लेज पास्कल मशीन है ये जो बनाई थी, उन्होंने केवल जोड़ और घटाव के लिए बनाई थी। क्यों बनाई थी? उन्होंने अपने पिताजी के लिए बनाई थी, क्योंकि वो एक टैक्सेस ऑफिसर थे। उनको बहुत सारी कैलकुलेशन करती थी और उन्होंने अपने पिताजी को गिफ्ट करते हुए उन्होंने एक मशीन बनाई। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी सोच विचार से हमें नए मॉडर्न कंप्यूटर जो रखने की चाल बेबीज को, यही से उनको प्रेरणा मिली। आगे हम चलते और आगे और समझते ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों हम, आगे और समझते हैं हम इस ब्लेज पास्कल ने कैसे कैलकुलेटर बनाया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल के कैलकुलेटर की यदि बात करूँ तो उन्होंने क्या किया था, ब्लेज पास्कल ने, समझने की बात यह है दोस्तों कि ब्लेज पास्कल ने जो कैलकुलेटर बनाया था वो कैलकुलेटर ये वाला बनाया था। इसके अंदर का जो पार्ट्स है ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर के जो पार्ट्स है आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले छोटे छोटे ये वाइट कलर के, और ये थोड़ा सी मशीन है, ये आपको इसमें दिख रही होगी ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको जूम करके अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने क्या किया था कि ये ऐसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये गेयर बनाए थे गोल 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 करके, और यहाँ पे उनकी संख्याएं प्रदर्शित होती थी, और ये बीच का जो भाग है अंदर का खोल के बताया। अब होता क्या था कि ये यहाँ पे मान लो कि किसी को 2 जोड़ना है, किसी को 5 जोड़ना है, तो इस रिंग को घुमाया जाता था। इस रिंग को यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, यहाँ तक इस रिंग को घुमाया जाता था, और इस रिंग को घुमाने के बाद में यहाँ पे आंकड़ा शो होता था। जैसे 2 और 5 कितने होते हैं, 7। जब ये घुमाएंगे, मान लो इन्होंने 5 घुमाया, फिर इसको 2 घुमाया, तो ये टोटल यहाँ पे कितना लगता था, 7। तो यहाँ पे ऐसा आंकड़ा शो होता था, इसलिए इसको ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर कहते हैं। यदि इसको मान लो सबको बराबर इक्वल करना है, कि मान लो कि भाई यहाँ पे इनको कैलकुलेशन इन्होंने 5 और 2 कितना बताया, 7। अब सबको 0 करना है तो इनको सबको घुमाना पड़ता था, सबको घुमाने के बाद में 9 करना पड़ता था, तब जाके 0 होता था। इसलिए मैंने बोला कि यह क्या है, एक जोड़ घटाव की मशीन थी, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, पर लोगों ने उसके पिताजी के हिसाब से, हालांकि वो आगे इतना विकसित नहीं हो पाई एक्सपेंसिव होने के बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता था इसको। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका यूज ज़्यादा आगे नहीं हो पाया। ठीक है, एडवर्ड लूम ने पंच कार्ड की अवधारणा दी। काय की अवधारणा दी? पंच कार्ड की। मतलब पंच कार्ड का मतलब ये होता है कि उसमें एक पैटर्न
मतलब एक मेमोरी बनाने की जो जो क्षमता होती है, जो आइडिया होता है, वो किसने दिया? जैक्वार्ड लूम ने दिया। जैक्वार्ड लूम ने बताया कि देखो भैया ये जो मशीन बनी हुई है, ये जो जैक्वार्ड लूम की जो मशीन बनी हुई है, ताकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें पंच कार्ड आपको दिख रहा होगा, ये मशीन है। उन्होंने कपड़े बुनने की एक मशीन बनाई। क्यों बनाई? उन्होंने कपड़े बुनने की ऐसी मशीन बनाई जिसमें क्या होता था कि कपड़े बनने में पैटर्न को प्रिंट किया जाता था। देखो मैं जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पे पैटर्न देखो प्रिंट हो रहा है, ये पैटर्न देखो, ये मशीन हो रही है, पंच कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पंच कार्ड है, आपको दिख रहा होगा। इन्होंने पैटर्न बनाया और ये आपको दिख रहा होगा, ये पंच कार्ड, ये दिख रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये पंच कार्ड है, ये पंच कार्ड है और ये पैटर्न डिज़ाइन हो रहा है उसके ऊपर, ये पंच कार्ड, ये छोटे में, और ये कपड़ा प्रिंट होकर निकल रहा है बाहर। तो इसके अवधारणा देने वाले कौन है? हमारे सॉरी इसका अवधारणा देने वाले कौन है? हमारे जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम ने क्या किया? आइए उसको देखते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैक्वार्ड लूम की जब भी परिभाषा देखो तो आपको इतना समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये हमारे एक फ्रांसीसी बुनकर थे, जोसेफ जैकार्ड थे, क्योंकि कपड़े बनने का इनका काम था, तो इन्होंने ऐसे लूम का आविष्कार किया जिन्होंने कपड़े का डिजाइन का पैटर्न तैयार किया। हमने जो पहले बताया आपको कि सबसे पहले अबेकस आया। अबेकस ने क्या किया बताया? अबेकस ने आपको जोड़ घटाव का जो चीज़ें बताई। उसके बाद में अबेकस के बाद में कौन आया? नेपियर बोन आया। उन्होंने गुना और भाग की चीज़ें बताई। नेपियर बोन के बाद में कौन आया? नेपियर बोन के बाद आया स्लाइड आया। स्लाइड ने क्या बताया? उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री एल्गोरिथम की चीज़ें बताई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री एल्गोरिथम और जो बड़े बड़े लॉगरिथम थे, गुना भाग भी उसमें कर सकते थे, वो बताए। स्लाइड रूल के बाद में कौन आया? ब्लेस पास्कल आया। ब्लेस पास्कल का जो सिद्धांत था वो आर्डोमीटर के सिद्धांत है। एक चीज़ तो आपको बताना भूल, जो ब्लेस पास्कल का जो सिद्धांत आपके जो बाइक और कार में आप जो देखते हो आर्डोमीटर का सिद्धांत, आपको भी ब्लेस पास्कल के इसमें ही आपको दिखाई देता है। आपके जो जैक्वार्ड लूम की यदि बात करूँ तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये फ्रांसीसी बुनकर थे। उनको यदि मैं इसे बताऊँ तो ये ऐसे प्रोग्रामर थे, इन्होंने पंचकार्ड का आविष्कार किया। अब आप बोलोगे सर पंचकार्ड क्या होता है? पंचकार्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसको आप बोल सकते हैं कि एक मेमोरी के जैसे काम करती है, जिसमें इन्होंने एक आगे की ऐसी रचना की जिसमें आगे चल के हमने आज के युग में हम जिसको मेमोरी बोलते हैं ना, कि मेमोरी के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे उन्होंने एक पंचकार्ड बनाया। पंचकार्ड से क्या करते थे वो? ये पंचकार्ड में एक डिज़ाइन को पैटर्न करते थे। क्या करते थे? डिज़ाइन के पैटर्न को पे करते थे, और इसमें एक डिज़ाइन होती थी, और डिज़ाइन होने के बाद में ये यहाँ से ये लूम चलती थी, इनके खट खट लूम चलती थी। और उसके बाद में क्या होता था? ये डिज़ाइन ये कपड़ों के ऊपर यहाँ से पेंट होती थी। क्या होती थी? प्रिंट होती थी। तो प्रिंट होने के बाद में क्या होता था? कपड़ा उनको बाहर होके प्रिंट होता था, और कपड़ा होने के बाद वो मार्केट में बेचते थे। तो जैक्वार्ड लूम का एक अहम भूमिका थी कि उन्होंने उस टाइम पे ऐसे प्रोग्राम का आविष्कार कर लिया था, सीधी भाषा में ऐसे प्रोग्रामर बन गए थे जो टेक्नोलॉजी नहीं होने के बाद में वो प्रोग्रामर एक कंप्यूटर युग के नए प्रोग्रामर के रूप में पहचाने जाने लगे। बाद में हम देखते हैं चार्ल्स बेबेज की क्या बात करें दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का गॉड ऑफ फादर बोलो, मॉडर्न कंप्यूटर का भाग्य विधाता बोलो, या फिर कंप्यूटर की जो हमें संरचना है, रूपरेखा है, कंप्यूटर के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे वो कम है, क्योंकि कंप्यूटर की जो ज्ञाता प्रख्याता है यही है। एक बात याद रखना दे दोस्तों कि जितनी भी आपने चीज़ें देखी है, अबेकस से लेके आप नेपियर बोन से लेके स्लाइड रूल से लेके ब्लेस पास्कल से लेके और जैक्वार्ड लूम से लेके, इन सब की प्रेरणा लेने वाले कौन थे? इन सब की प्रेरणा लेने वाले थे हमारे चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? इन सब का अध्ययन किया। किन का अध्ययन किया था? अबेकस का अध्ययन किया था। अबेकस के बाद उन्होंने नेपियर बोन का अध्ययन किया था। नेपियर के बोन के बाद स्लाइड रूल का अध्ययन किया था, ब्लेस पास्कल का, क्योंकि देखो और जैक्वार्ड लूम का अध्ययन किया था। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों, कोई भी चीज़ें बनानी हो तो हमें आधार बेस पुरानी चीज़ों का लेना पड़ता है, तब जाके नई चीज़ बनती है। नया कुछ नहीं बनता है, पुराने को लेके ही नया बनता है। तो सबका बेस माना किसने? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का गॉड ऑफ फादर क्यों बोला जाता है? चलिए देखते हैं हम इसमें, आपको ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो 1791 से लेकर 1871 तक इनका जो लाइफ जर्नी रही है वहाँ तक रही है। उसके बाद में यदि देखें तो हम इनका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे है 1791 इनका जन्म हुआ था। इंग्लिश जो मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। उसके बाद में वो मैकेनिकल इंजीनियर इनको बोला जाता था।
बराबर। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के साथ में डिफरेंस इंजन भी बनाया। कंप्यूटर की प्रेरणा इनको यही से मिली। डिफरेंस इंजन 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पॉलीमर फंक्शन सारणीबद्ध हार्ड कॉपी बनाने का सफल नहीं हो सका। दोस्तों देखो, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया कि जो एक ऑटोमेटिक काम कर सके। मतलब कि क्या है कि उसको आंकड़ा बता दे और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे। उन्होंने बनाने की कोशिश तो की, पर वो सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि उस समय में जहाँ तक हम इतिहासकारों की बात करते हैं या इतिहास में या बुक्स में कहीं पे पढ़ते हैं, तो पता चल गया कैसे डिज़ाइन किया। उन्होंने डिज़ाइन किसके साथ में किया? एडा लवेसा के साथ में किया। अब आप बोलोगे कि एडा लवेसा कौन थी? एडा लवेसा उनके साथ में एक को पार्टनर्स थी, उनके ऐसे को साथी थी कि जो क्या करती थी, को साथी ऐसी को साथी थी जिन्होंने उनके साथ में उनके जो इन्वेंट किया उन्होंने, जो ये प्रोग्राम, ये जो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर ये जो मशीन बनाई थी, उनके साथ में उन्होंने उनके साथ में एल्गोरिदम लिखा था। क्या लिखा था? एल्गोरिदम को दोस्तों हम ये बोल सकते हैं, एल्गोरिदम माने ऐसी संरचना या ऐसा कंप्यूटर जिसके लिए वो क्या करते हैं, जिसमें मशीन को ऐसा समझाया कि जब आप कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करेगी। आज के दौर में हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं ना, C++, जावा, ये सब। तो वैसे उन्होंने ये इस मशीन के लिए उन्होंने प्रोग्राम किया था। यदि मैं दुनिया की पहली प्रोग्रामर के रूप में यदि किसी को चर्चा यदि बोले तो एडा लवेसा को बोलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले मॉडर्न कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज के साथ में इन्होंने काम किया था। चार्ल्स बेबेज के को पार्टनर्स मतलब इनके साथ में काम किया था उन्होंने। तो चार्ल्स बेबेज और एडा लवेसा ने दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने एल्गोरिदम लिखा था और कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया था? चार्ल्स बेबेज से एडा लवेसा की यदि बात करें तो हम सामने चर्चा की थी कि नया कुछ भी नहीं बनता, पुराने को लेके ही नया बनता है। कैसे? अब आप बोलोगे सर कैसे? इनमें वही चीज़ बताई गई है जो पुराने जितने भी हमारे महान वैज्ञानिक हैं उनको ही बेस मान के कुछ चीज़ें अपनी एडिशन करके इसको मॉडिफिकेशन करके लाया गया। कैसे लाया गया? अबेकस की कैलकुलेशन की जो सहायता थी वो किसने ली? नेपियर बोन्स ने ली। नेपियर बोन ने स्लाइड ने ली। स्लाइड के बाद में ब्लेस पास्कल ने ली। ब्लेस पास्कल के बाद में किसने जैक्वार्ड लूम के बाद में कौन आया? चार्ल्स बेबेज आया। चार्ल्स बेबेज ने ब्लेस पास्कल और जैक्वार्ड लूम को और इन सारे वैज्ञानिकों को बेस मान के उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर या ऐसा मशीन का डिज़ाइन किया जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सके, उसकी अपनी खुद की मेमोरी हो, मतलब वो खुद की मेमोरी मतलब उसके अंदर में स्टोर कर सके और वो ऑटोमेटिक हमें क्या करे? आंकड़ों को प्रिंट करके दे। ये करने का मकसद ये था उनका कि ये करने का मकसद ये था कि ये करने का मकसद ये था उनका इसलिए था क्योंकि उस टाइम की जो गवर्नमेंट उनको फंडिंग कर रही थी और फंडिंग करने का मकसद कि वो जल्द से जल्द ऐसा डिवाइस बनाए जो अपने देश के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से क्या कर सकते, एक कैलकुलेशन मशीन बनाए कि जिसमें हमें समय ना लगे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट करके हमें फटाफट करके हमारा समय बचा के हमें फास्ट कैलकुलेशन दे सके। इसलिए उन्होंने जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जहाँ पे रहते थे उन्होंने उनको फंडिंग की थी। पहला जो उनका जो एनालिटिकल जो इंजन था उनका जो उन्होंने बनाया था वो फेल गया था। बाद में उन्होंने एनालिटिकल जो डिफरेंस इंजन था बनाया उसको सक्सेस किया और वहीं से यदि मैं बात करूँ एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन की, वो सक्सेस के बाद में ही कंप्यूटर की जो नींव है वो रखी गई। और आज के जो युग में हम कंप्यूटर को जो देखते हैं वो चार्ल्स बेबेज के ही देन है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ना होते तो हमें मॉडर्न कंप्यूटर की बातें नहीं मिलती। और साथ में हम एडा लवेसा को भी मानते हैं। एडा लवेसा को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें मॉडर्न युग के कंप्यूटर के अंदर में जो प्रोग्राम करने की जो सीख है वो एडा लवेसा ने की थी। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है उन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया था। इस एल्गोरिथम में उन्होंने प्लस माइनस जो भी चिन्ह उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर किए थे, एडा लवेसा ने किए थे। एडा लवेसा चार्ल्स बेबेज थे और एडा लवेसा थी, उन्होंने ही मॉडर्न कंप्यूटर को एक नई रूपरेखा और नई निर्देश धारा दी ताकि वो समाज और देश और पूरी दुनिया को उन्होंने आज के मॉडर्न कंप्यूटर की जो नया युग देखते हैं उनकी वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के उम्मीद 19वीं शताब्दी की यदि बात करें हम तो कंप्यूटर के 19वीं शताब्दी की शुरुआती समय स्वर्णिम युग माना जाता है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने अपनी डिफरेंस इंजन की सफलता के ऐसी मशीन दी जिसकी कल्पना स्मृति
के अनुसार गणना कर सके, उन्होंने अपनी मशीन का नाम चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। देखो दोस्तों, उन्होंने जब अपना डिफरेंस इंजन बनाया तो उसकी एक अपार सफलता के बाद में उन्होंने अपने इंजन का नाम क्या रखा, एनालिटिकल। उन्होंने अपनी जो मॉडर्न जो इंजन का नाम क्या रखा था, एनालिटिकल इंजन। यही से ही मॉडर्न कंप्यूटर की एक जर्नी या शुरुआत होती है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जब इसके बाद में यदि बात करूँ तो एक हरमन होल्डिस भी है। हेलमट होल्डिस ने क्या किया था, जो आपको मैंने जैकवार्ड लूम के बारे में बताया था, जैकवार्ड लूम ने जैसे अपना एक पंच कार्ड का बनाया था, उन्होंने ही एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, ये है हरमन होल्डिस। इन्होंने टेबुलेशन मशीन इसलिए बनाई थी ताकि उन्होंने अमेरिका में जनगणना करनी थी, वहाँ की जैसे जनगणना करनी थी, तो एक इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड बनाया था। क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड। पंच कार्ड में क्या होता था, इसमें एक प्रिंट होता था जिसमें कि किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। तो उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन बनाई थी कि जहाँ में उसमें अमेरिका की जो जनसंख्या की जो गणना है वो स्टोर की जा सके। तो इसको बनाने वाले कौन थे, टेबुलेटिंग मशीन को बनाने वाले थे हमारे हरमन होल्डिस। पंच कार्ड टेबुलेशन मशीन 1884 में उन्होंने क्या किया था, एक पेटेंट तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल्स में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है या इसको और डिटेल में बताना चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं